आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि लेक्चर 4 में कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया गया था। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला क्या होता है। वहाँ पर पढ़े थे हम लोग कि F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर वेयर K इज कूलम्ब कांस्टेंट। वहीं से निकाला था K का फार्मूला। जब एयर में रहेगा तब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब मीडियम में रहेगा तब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। आज उसी के बाद उसी लेक्चर के बाद जस्ट आगे वीडियो अपलोड किया जा रहा है। जो पढ़ना है वहाँ पर कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अर्थात दो जब चार्ज रहेगा तो कूलम्ब्स लॉ यूज किया K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब दो से अधिक चार्ज रहेगा इसका मतलब हुआ सिस्टम ऑफ चार्ज, टू और मोर चार्जेज, दो या दो से अधिक चार्जों के लिए क्या यूज किया जाता है। एक प्रिंसिपल है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड। उसका रूल क्या होता है, दो या दो से अधिक चार्ज रहेंगे तो चार्ज को प्रॉपर्टी के आधार पर वहाँ देखा जाएगा। वहाँ पर ऑल फोर्सों को वेक्टर सम किया जाता है। यदि दो सेम डायरेक्शन रहेगा तो ऐड कर देंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो उसको घटा देंगे। वहाँ वेक्टर का रूल चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते किसको है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन होता है इट स्टेट दैट when number of given charge are interacting the total force on the given charge is vector sum of all individual, यहाँ पर all भी होगा, ध्यान दीजिएगा, all individual force exerted on the given charge by another charge particle। इसका मतलब होगा यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है P पर एक चार्ज पार्टिकल है, उसका वैल्यू है Q1 बताया गया है और बहुत सारा उसके इर्द गिर्द सेपरेशन के बीच में डिस्टेंस में Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और Qn चार्ज रखा गया है। Q1 और Q2 का डिस्टेंस R1 है, Q1 और Q3 का डिस्टेंस R2 है, Q1 और Q4 का डिस्टेंस R3 है, Q1 और Q5 का डिस्टेंस R4 है, Q1 और Qn का डिस्टेंस Rn है। अब इन चार्जों के कारण P पॉइंट पर नेट फोर्स निकालना है कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा। उसके लिए क्या क्या मेथड है, उसके लिए मेथड यही है कि पहले Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस देख लेंगे, R1 है ये पता है, और इसके दोनों चार्जों के बीच में कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर निकाल लेंगे। पहले देखेंगे पॉजिटिव चार्ज रहेगा दोनों के बीच में तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा नेचर। यदि दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज होगा अर्थात एक पर प्लस एक पर माइनस होगा तो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन मेथड होगा। उसी प्रकार से Q1 और Q3 के बीच देखेंगे, Q1 और Q4 के बीच देखेंगे, Q5 और Q1 के बीच में देखेंगे, Q1 और Qn के बीच में देखेंगे। यही चीज दिखाया गया है कि कंसीडर n चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड Q1 Q2 Q3 Q4 Qn इन द फ्री स्पेस। सारे चार्ज जो है Q1 Q2 Q3 Q4 जितना भी चार्ज है वो फ्री स्पेस में रखा गया, एयर में रखा गया, वैक्यूम में रखा गया। उसी का फोर्स निकाला गया। हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसी का फॉर्मूला का सहारा लेकर हमने पहले निकाला F12। इसका मतलब हुआ 2 जो है दूसरा चार्ज जो है वो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, इसका सिंबल दिखाने का तरीका होता है F12। यदि Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाता तो लिखा था F21। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है। उसी प्रकार से यहाँ निकाले तो K Q1 Q2 बटा 1 R1 का स्क्वायर लिखा गया है। उसके बाद Q1 और Q3 के बीच में फोर्स लग रहा है, उसके सेपरेशन का बीच का डिस्टेंस R2 है, वही लिखा गया है। यहाँ पर 3 लगा रहा है 1 पर तो F13 सिंबल दिया गया है K Q1 Q3 बटा R2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से आगे बढ़े हैं
F14 नेट फोर्स K Q1 Q4/R3 का होल स्क्वायर, फिर F1N, इसका मतलब हुआ N जो चार्ज होगा 1 पर फोर्स लगाएगा, आगे बढ़ते चलेंगे 4 5 6 7 8 बहुत सारा चार्ज रहेगा, तो इसलिए KQN/RN का स्क्वायर लिखा गया है। जब नेट फोर्स निकालने की बात आएगा P पॉइंट पर, यदि सेम डायरेक्शन रहेगा तो उसको वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। यदि अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, अर्थात यदि एक का दो चार्ज है, यदि एक का फोर्स लग रहा है इधर F1 और इधर आ रहा है F2, तो ध्यान देंगे जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा और जिसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा, तो ज़्यादा वाले मैग्नीट्यूड में से कम वाले मैग्नीट्यूड को घटा देंगे और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो P पॉइंट पर नेट फोर्स हो जाएगा। वहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का नेचर देखना है कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसीलिए दिखा देगा नीचे कि F नेट फोर्स बराबर है F12 प्लस F13 F14 डॉट डॉट कहाँ तक Fn तक। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। आप आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब दो या दो से अधिक चार्ज रहेगा तो उसके बीच में जो फील्ड क्रिएट होगा, तो वो सारे फील्ड का वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे, तो वही प्रोसेस है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप क्या समझते हैं, तो डिफिनेशन को आप बारीकी से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जो आने वाले समय में काम देगा। उसके बाद जस्ट का लेक्चर आता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव परमिटिविटी में दो ऐसे परमिटिविटी का उपयोग किया जाता है, एक परमिटिविटी है फ्री स्पेस और एक परमिटिविटी है मीडियम के लिए। यहाँ ध्यान देना है रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी का क्या ऐसा मात्रक होता है या नहीं होता है, यदि उसका ऐसा ही मात्रक क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन होता है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफिनेशन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, बोलेंगे द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। वही डिफिनेशन तुम्हारे सामने दिखाया गया। रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन होता है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिखा देगा। रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल होता है ER, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का सिंबल होता है EM, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट। तो वही दिखाया गया है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका फॉर्मूला हुआ ER बराबर EM/E0। एक और रिलेशन दिया गया है ER बराबर F0/FM। ये रिलेशन आया कहाँ से, ध्यान से सुनिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी का ऐसा ही मात्रक पूछा जाएगा तो बताइएगा। रिलेटिव परमिटिविटी का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। अब मात्रक क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम चाहे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा ही मात्रक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले वाला वीडियो में देखिएगा। जाइएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लेक्चर नंबर 4 सर्च कीजिएगा, वहाँ जियो साइंस पर ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का पढ़े हैं कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगा और कटेगा, कोई नंबरिंग आएगा, उसका नाम होगा 1। और 1 पता होगा कि 1 जो है एक नंबर है और नंबर जो होता है हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिसका ए सही मात्रक होता है उसका डायमेंशन होता है, कोई जरूरी ये भी नहीं है जिसका ए सही मात्रक होगा उसका डायमेंशन होगा, नहीं भी होता है। जैसे दो क्वांटिटी पढ़ा होगा तो लोग, जैसे में समतल कोण जिसको प्लेन एंगल बोला जाता है उसका ए सही मात्रक होता है रेडियन,
फिर है घनकोण, उसका ऐसे ही मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो एंगल हो या किसी प्रकार का लेटर लिखा हुआ हो, 1 2 3 4 5 नंबरिंग लिखा हुआ हो, उस कंडीशनों में क्या होता है कि हमें इसका उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर एक जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसलिए यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का एसआई मात्रक कभी भी पूछा जाएगा कि एसआई मात्रक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा मीटर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन में रहेगा यूनिट लेस, डी में रहेगा नन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा रिलेटिव परमिटिविटी का एसआई मात्रक नहीं होता है। आगे चलते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी का तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि ई आर बराबर होता है ई एम बटा ई नॉट। पिछले वीडियो में बताया था कि ई एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब कोई मीडियम रहेगा तो उसके लिए सिंबल क्या के बराबर निकाले थे 1/4 पाई ई एम। उसके बाद ई नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू बताया गया था 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब ये देखना है कि ई आर बराबर एफ नॉट बटा एफ जीरो बटा एफ एम कैसे आता है, क्या रीजन है, ये फार्मूला लाया गया कहाँ से है। तो हम लोग जो कूलम्स लॉ पढ़े थे, कूलम्स लॉ का फार्मूला पढ़े थे एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम निकालेंगे ई आर बराबर एफ नॉट बटा एफ एम। चलिए उसको देखा जाए क्या है, कैसे निकल कर आएगा। यहाँ लिखा हुआ है बाई कूलम फोर्स फॉर मीडियम वैक्यूम, वैक्यूम Q1 और Q2 के बीच में आर का सेपरेशन है। हम लोग पढ़ चुके थे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला के यूज कर लिया के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। परंतु यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए सिंबल दे दिया, एयर कहे वैक्यूम कहे, यहाँ पर सिंबल एफ नॉट से दिखाएंगे। परंतु एग्जामों में क्वेश्चन कभी कभी ये भी देता है, जब हम पढ़ाएंगे स्पीड ऑफ लाइट वहाँ आएगा, जिसको ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, वहाँ ध्यान दीजिएगा, वहाँ वैक्यूम और एयर की बात आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में, जहाँ पर किसी प्रकार का मीडियम नहीं है। एयर और वैक्यूम में दोनों में डिफरेंट है, वैक्यूम का मतलब कोई माध्यम नहीं और वायु का मतलब वहां पर कहीं कहीं माध्यम है। तो ज्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन आएगा तो अधिकांश जवाब सटीक होता है, 100% वो वैक्यूम होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, परंतु यहाँ लगभग वैल्यू एयर का, फ्री स्पेस का, वैक्यूम का, तीनों का सेम होता है, इसलिए सिंबल दे दिया एफ नॉट बना के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसको सिंबल मान लिया 1। यहाँ के का वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया था कि फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि बाई कूलम फोर्स फॉर मीडियम, मीडियम के लिए कूलम फोर्स क्या होगा, यहाँ सिंबल दे दिया गया एम, एम का मतलब हुआ मीडियम, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, के का वैल्यू पुट किया 1/4 पाई ई एम का मतलब हुआ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखा गया एफ नॉट बटा एफ एम डिवाइड करेंगे तो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर दोनों कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या तो 1/एप्सिलॉन नॉट बटा 1/em। इसको भागा में है ऊपर चल जाए, ये नीचे है ऊपर भेजेंगे तो em बटा आ जाएगा ई नॉट, और em बटा ई नॉट हम लोग को पता है कि em बटा ई नॉट को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका सिंबल होता है ER। यहाँ पर 2 चीज और दिखाया गया है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब हुआ कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होगा वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से ज्यादा होगा, और यहाँ दिखाया गया है पर कि एयर में जो फोर्स होगा वो मीडियम से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। इस लेक्चर के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वहाँ पूछता भी है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने फॉर्म में करेंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 फॉर्म में पढ़ना है, जो आगे का लेक्चर में बताया जाएगा। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज,
वहां पर आएगा 1D 2D 3D। 1D को कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2D को कहा जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3D को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से वहां पढ़ना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ना है वहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ना वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन तीनों को पढ़ने के बाद यहाँ से क्वेश्चन मस्ट में सवाल पूछता है, यहाँ से SI मात्रक पूछ दिया जाए, या फार्मूला पूछ दिया जाए, या डायमेंशनल फार्मूला पूछ दिया जाए। यहाँ से हर बार एक ना एक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये जितना भी ये लेक्चर था इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा सुरक्षित, जो आपको काम देगा। आने वाला लेक्चर में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया जाएगा। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।